हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रो बायोलॉजी। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में एक बहुत ही अच्छा सा कंसेप्ट मैग्नीफिकेशन को देखा था, सेम उसी के आगे इस वीडियो में भी हम कुछ चीज़ें देखने वाले हैं। डेफिनेटली अभी का वीडियो आप तीन तरीके से देख सकते हो। एक, आप इंजॉय के रूप में देख सकते हो। डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए माइंड स्ट्रॉमिंग वीडियो होगा। आपके बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस का जवाब इस वीडियो से मिल जाएगा। बाकी जितने भी एग्ज़ाम इंडिया में बायोलॉजी कराती है, उन सारे एग्ज़ाम से में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है किसी न किसी पॉइंट पे। एक क्वेश्चन आपका इस वीडियो से सॉल्व होगा जो कि एप्टीट्यूड पोर्शन में पूछा जाता है कभी कभी, बट आप लोग उसको बिना सोचे छोड़ देते हो। उसका भी आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। और जो लैब में काम करते हैं उनको भी इस वीडियो से थोड़ा बहुत सोचने के लिए, थोड़ा बहुत आपकी थिंकिंग प्रोसेस को हम यहाँ पे मतलब हिलाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा लेंदी वीडियो हो सकता है, बट आपको लास्ट तक बने रहना है, जिससे कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक से मतलब मैग्निफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर, इन दोनों टॉपिक में कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप उस क्वेश्चन को क्लियर कर लो। इसलिए आपको थोड़े लास्ट तक वीडियो पे बने रहना है। हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद करो और अज्यूम करो कि आप क्या करते हो माइक्रोस्कोप के साथ जब आप स्लाइड को नीचे लगाते हो। टीचर कहता है कि मुझे स्लाइड दिखाने से पहले फाइन फोकस कर देना, थोड़ा फोकस कर दो किस एरिया को आप दिखाना चाहते हो। आप फोकस करने के लिए क्या करते हो? सबसे पहले आप फोकस करने के लिए माइक्रोस्कोप अगर कुछ इस तरह से यहाँ पे कुछ ये आँख देखने वाला है, देन मे बी इस पॉइंट पे जाके कहीं ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, फिर यहाँ पे एक स्थान होता है जहाँ पे आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। आप क्या करते हो फाइन फोकस के लिए? मे बी यहाँ पे कभी कभी फाइन फोकस होता है किसी किसी माइक्रोस्कोप में, यहाँ पे दैट इज डिपेंड ऑन कि आप कौन सा माइक्रोस्कोप यूज़ कर रहे हो। आप इन दोनों पॉइंट से आप देखते हो, ये पॉइंट फिक्स होता है। कभी कभी हम इसको भी इधर उधर कर सकते हैं, डिपेंड कौन सा माइक्रोस्कोप आप यूज़ कर रहे हैं। बट अगर आपसे बोला जाता है फाइन फोकस करने के लिए, तो आप इस बटन या इस बटन का यूज़ करके, कहाँ पे आपका फाइन फोकस बटन है, इस चीज़ को देखते हुए आप क्या कर सकते हो, इन दोनों की लेंथ को बदलते हो और आप ट्राई करते हो कि आपको ऑब्जेक्ट सही से दिखे। अब पॉइंट है कि जब ऑब्जेक्ट आपको सही से नहीं दिख रहा था तो उस समय क्या कंडीशन था। मतलब एक कंडीशन ऐसा आता है कि फॉर एग्जांपल स्लाइड पे आप यह एक एरिया देख रहे हो। जब आप स्लाइड पे एरिया देखते हो तो सबसे पहले आपको धुंधला धुंधला यह एरिया दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? आपको धुंधला धुंधला इस एरिया दिखाई देता है। उसमें आप ये नहीं बता सकते कि कहाँ पे पर्टिकुलर क्या चीज़ है। धीरे 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 हम इस फाइन फोकस को घुमाते रहते तब हमें साफ साफ पॉइंट्स दिखते हैं जो हमें देखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यह स्लाइड है तो इस स्लाइड पे ये वाला एरिया अगर हमें देखना है तो सबसे पहले धुंधला हमें यह स्लाइड पे दिखाई देता है। फिर हम लोग फाइन फोकस करते जाते हैं, तब तक करते हैं जब तक हमें इस एरिया के अंदर दो पॉइंट में फर्क दिखाई ना दे जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी ग्लैंड की बात करें, जो कि किसी भी ग्लैंड की बात करें जो ग्लैंड कुछ इस तरह से बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि कुछ ग्लैंड इस तरह से बना हुआ है। अगर आप इस ग्लैंड को अंडर द माइक्रोस्कोप देखते हो तो आप ट्राई करते हो कि फोकस होके आपको यह बाउंड्री दिखाई देने लगे, और यह बाउंड्री दिखाई देने लगे तब तक आप उसे फाइन फोकस करने की कोशिश करते हो। ये बाउंड्री दिखाई देने लगे का मतलब क्या है कि आपका माइक्रोस्कोप जो आप यूज कर रहे हो वो इन दोनों बाउंड्री को साफ साफ
बिल्कुल क्लियर कट इन तीनों बाउंड्री को क्या कर रहा है, डिस्टिंग्विश कर रहा है। मतलब अगर हम बात करें कि यहाँ पे एक पॉइंट है, इन दोनों पे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट सेल ए है, दैट इज अ सेल बी एंड दैट इज अ सेल सी। तो कौन सा सेल ए है, कौन सा सेल बी है और कौन सा सेल सी है, आप माइक्रोस्कोप के अंदर देख के बहुत ही अच्छे से डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो या कर पाते हो। तो आप मैम को बुलाते हो, कहते हो मैम ये देखिए ये हमें स्लाइड में दिखाई दे रहा है। यहीं पे अब क्वेश्चन है कि किसी पर्टिकुलर चीज में अगर ये दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, इन दोनों पॉइंट को डिफरेंशिएट करना, ये दोनों पॉइंट बहुत दूर नहीं है, बहुत ही क्लोज है। जब आप माइक्रोस्कोप में जैसे स्लाइड लगाते हो तो आपको धुंधला धुंधला दिखाई जो देता है, उस समय आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ए पॉइंट कौन सा है, बी पॉइंट कौन सा है। तो आप क्या करते हो, फाइन फोकस करते हो, मतलब पहले आप फोकस करना शुरू करते हो, फोकस करते करते आप एक पॉइंट पे पहुंचते हो जहाँ पे आप फाइन फोकस करते हो। उस फाइन फोकस में आप क्या करते हो, उस फाइन फोकस में आप इन दोनों ऑब्जेक्ट को, मतलब इन दोनों पॉइंट को डिफ्रेंशिएट कर लेते हो। ये डिफ्रेंशिएशन करना जिस भी इंस्ट्रूमेंट, जो इंस्ट्रूमेंट करता है, जो इस पर्टिकुलर पॉइंट को डिफ्रेंशिएट कर लेता है, उस इंस्ट्रूमेंट का हम रिजॉल्विंग पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिजॉल्विंग पावर। तो अगर आपसे पूछे कि रिजॉल्विंग पावर का डेफिनेशन क्या है, तो द एबिलिटी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, आपको पीडीएफ संडे को मिलेगा डेफिनेटली, क्योंकि बाकी दिन मुझे टाइम नहीं रहता है तो मैं ग्रुप में नहीं डाल पाता हूँ। बट या मैं संडे को आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। क्या है हमारा, द एबिलिटी ऑफ मैग्नीफाइंग, एबिलिटी ऑफ मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट। मैग्नीफाइंग इंस्ट्रूमेंट की जगह आप क्या यूज कर सकते हो, माइक्रोस्कोप। क्यों, क्योंकि माइक्रोस्कोप से तो मैग्नीफाई कर रहे हो आप ऑब्जेक्ट को। फॉर एग्जांपल आप 4x पे मैग्नीफाई कर रहे हो, 4x पे किसी भी माइक्रोस्कोप के द्वारा दो पॉइंट के बीच में अगर डिफरेंशिएट हो रहा है, मतलब उस मैग्निफिकेशन पे उस इंस्ट्रूमेंट का रिजॉल्विंग पावर है। टू distinguish टू ऑब्जेक्ट या टू पॉइंट, टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर क्लोज टुगेदर, दैट आर क्लोज टुगेदर। ये हो गया आपका रिजॉल्विंग पावर का डेफिनेशन। अब एक बहुत ही इंटरेस्टेड फैक्ट है, एक बहुत ही इंटरेस्टेड चीज है, वो ये है कि इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल डी, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, जो पॉइंट आपका क्या है, डी, वह जो है, मान लो कि फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए यहाँ पे है, पॉइंट बी यहाँ पे है, फिर पॉइंट आपका ए जो है वो यहीं पे रहा, बट पॉइंट बी आपका यहाँ पे आ गया, फिर आपका पॉइंट ए यहाँ पे है, पॉइंट बी आपका यहाँ पे है, पॉइंट ए यहाँ पे है, पॉइंट बी आपका यहाँ पे है, पॉइंट ए और पॉइंट बी यहाँ पे है। इस कंडीशन में हम इजीली डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि कौन सा पॉइंट ए है, कौन सा पॉइंट बी है। इस कंडीशन में भी हम डेफिनेटली डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है।
इस कंडीशन में भी हम मतलब डेफिनेटली डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि पॉइंट ए पॉइंट बी कौन सा है। इस कंडीशन में भी हम कर सकते हैं, बट क्या हम इस कंडीशन में कर सकते हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी कौन सा है? नहीं कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में आप यहाँ पे जब देखोगे जाके इस पॉइंट पे, जहां पे आप ए और बी पॉइंट को डिस्क्रिमिनेट कर पा रहे हो और ए और बी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मिनिमम है, दैट मिनिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। ये क्यों जरूरी है? रिजोल्यूशन की लिमिट, फॉर एग्जाम्पल कोई माइक्रोस्कोप आपने यूज करा जिसका जिसका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन 1 माइक्रोमीटर है, जिसका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन 1 माइक्रोमीटर है, तो डेफिनेटली आप 0.5 माइक्रोमीटर की डिस्टेंस पे अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, वह दो ऑब्जेक्ट को ये वाला माइक्रोस्कोप रिजॉल्व नहीं कर सकता। इसलिए लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जरूरी है कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन डिसाइड करता है कि आप जो माइक्रोस्कोप यूज कर रहे हो वो माइक्रोस्कोप उस दो पर्टिकुलर पॉइंट को डिस्टिंग्विश कर पाएगा नहीं, या डिस्क्रिमिनेट कर पाएगा या नहीं। तो अब यहां पे एक क्वेश्चन है कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का डिफिनीशन क्या है? तो देखिए, द मिनिमम डिस्टेंस क्या है आपका? द मिनिमम डिस्टेंस between two point between two points that allow for their discrimination as two separate points। में भी आपको रिजॉल्विंग पावर का डेफिनेशन और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का डेफिनेशन दोनों समझ में आ गया होगा, होप सो। नहीं आया है तो यहीं पे आप वीडियो को वापस रिवर्स में जाके ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये दोनों टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये दोनों टॉपिक हर एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पे हम लोग ध्यान देते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करते हैं। अब हमें ये बताइए कि रिजॉल्विंग पावर और लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन में क्या डिफरेंस होगा, मतलब नॉट क्या डिफरेंस होगा, क्या रिलेशन होगा, ये हमें बताना है। जितना कम लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होगा, जितना कम लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होगा, उतना ही ज़्यादा हायर रिजॉल्विंग पावर होगा। समझ रहे हैं क्या हम कहना है? कि लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जो है, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? रिजॉल्विंग पावर के। आप इसको ध्यान से समझो क्या हम कहना चाह रहे हैं, थोड़ा लॉजिकल बात करते हैं। भाई जितना जो है हमारा मिनिमम डिस्टेंस कम होगा, उतना ही ज़्यादा हमें ताकत लगाना पड़ेगा ना।
सही बोल रहे हैं नहीं? जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ही ज़्यादा हमें ताकत लगाना पड़ेगा, उतना ही ज़्यादा हमें पावर लगाना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होगा, जितना ज़्यादा उतना कम रिजॉल्विंग पावर, और जितना कम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होगा उतना ही ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर। तो पर हमें क्या करना है कि रिजॉल्विंग पावर तो हाई करना है ना, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, हायर हायर द रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर स्मॉलर द, क्योंकि पावर ज्यादा है, पावर ज्यादा है का मतलब क्या है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम होगा। स्मॉलर द लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, मे बी ये लाइन आपको समझ में आया होगा और ये वाला फार्मूला आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है वापस 1 सेकेंड बैक करके समझो, हर एक पॉइंट को एक ही पॉइंट पे समझ लो, ज्यादा फायदे में रहोगे। अब यहां पे देखना है कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये क्वेश्चन CSIR में पूछा जाता है न्यूमेरिकल में, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन रिजॉल्विंग पावर, तो इसलिए ये याद रखना है। और जो अभी हम बताने जा रहे हैं यह भी CSIR, DBT, ICMR हर जगह पूछा जाता है, गेट में भी पूछा जाता है, बायोटेक और एक्सेल में। ये भी तीनों पॉइंट बिल्कुल याद कर लेना है कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, उसके वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर है लेम्डा, जिसे हम बोलते हैं वेव लेंथ, वेव लेंथ ऑफ द लाइट। लाइट माइक्रोस्कोप में जो हम लाइट दे रहे हैं, जो लाइट स्पेसिमेन से क्रॉस कर रहा है, पास कर रहा है, उसकी वेवलेंथ पे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन डिपेंड करता। मैंने बोला डिपेंड करता, यहां पे हम सिर्फ डिपेंडेंसी की बात करेंगे। दूसरा अल्फा, अल्फा को क्या बोलेंगे हम, एंगुलर अपर्चर पे, एंगुलर अपर्चर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है आपका ऑब्जेक्ट से जाने वाला लाइट और इमेज जो बन रहा है उसकी लाइट, उस पे डिपेंड करता है, उस एंगल पे डिपेंड करता है, अपर्चर पे डिपेंड करता है, कितना लाइट वो अंदर जा रहा है। एक तो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, एक है कि कितना लाइट अंदर जा रहा है, कितने डिग्री का एंगल वो बना रहा है। और तीसरा एन पे, जिसे हम बोलते हैं रेफ्रेक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्टर कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन और ये तीनों फैक्टर कैसे आपस में रिलेटेड है, किसको बढ़ाने से क्या होगा, किसको घटाने से क्या होगा, आओ हम इस पे बात करते हैं। इन तीनों के बीच में लेम्डा, अल्फा और एन, मतलब अब यहाँ पे अल्फा को आप लिख सकते हो साइन अल्फा। क्यों लिखेंगे साइन अल्फा, अगर ये आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा। बाकी मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा जाके आप लाइट वाला चैप्टर को रिवाइज कीजिए 12th का, अगर आप विदाउट एनी कन्फ्यूजन कोई भी एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं और इस पार्ट का इंटरव्यू में आप क्लियर करना चाहते हैं, तो ये आपको समझ आएगा कि साइन अल्फा मैंने क्यों लिया है। जब आप याद होगा कि आप जब बनाते हो इमेज तो कुछ इस तरह से बनाते हो, लेंस आप यहाँ रखते हो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हो। अगर हम इस एंगल की बात करें, इस एंगल की बात करें तो ये अगर हम ये 90 डिग्री है तो दिस इज द एंगल दैट इज द हाइपोटेन्यूज एंड दैट इज द परपेंडिकुलर दैट इज द बेस। तो आपको बेस मतलब आपको ये साइन थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन ये, क्योंकि ये ही लाइट जा रही है ना, ये वाली लाइन इमेज बना रही है किसके साथ, और ऑब्जेक्ट की
जो है लेंथ ये है, दैट इज अ साइन थीटा इक्वल टू एच अपॉन पी। इसलिए साइन अल्फा यूज किया। यहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो पाइथागोरस प्रमेय या थोड़ा आप जाके डायग्राम रे डायग्राम देखिएगा 12th का। चलिए हम बात कर रहे हैं इन तीनों की, लेमडा, अल्फा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे एक दूसरे के साथ मिलके लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन को अफेक्ट करते हैं। इसके लिए एक साइंटिस्ट हैं जिन्हें हम बोलते हैं, जिन्होंने एक इक्वेशन दिया जिसे हम बोलते हैं एब्स इक्वेशन। तो अब हम एब्स इक्वेशन सीधे देखते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं कि मैं एब्स इक्वेशन डिस्क्राइब करूँ, लेकिन डेफिनेटली अगर आपका प्यार रहा इस तरह से तो डेफिनेटली मैं इसको भी कभी एक्सप्लेन करूँगा, इसको भी हम डिराइव करेंगे अगर आप चाहते हो तो। बट आप चाहते नहीं हो क्योंकि आप शेयर भी नहीं करते हो, पता नहीं आप शेयर क्यों नहीं करते हो। मे बी मैं ज़्यादा अच्छा पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, ये दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ। ना आपका कमेंट आता है ना ही आप शेयर करते हो, पता नहीं क्यों। मैंने जितने भी 80s क्वेश्चन आपको दिए थे ICMR में, उसमें से मुश्किल से हमको लगता है 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे हैं, चूँकि वो मेमोरी बेस्ड था इसलिए उसके हम आंसर्स में भी मैंने वो हमें पता ही नहीं था कि उसमें ऑप्शन क्या था, उसमें आपका शायद मिला ना हो। बाकी 65 और 70 क्वेश्चन जो है सेम वही है जो आपके एग्ज़ाम में रिजल्ट में आया है। आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हो, मेरे उस वीडियो को देख लो, आप अपने पेपर को देख लो। मैंने कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिया है। जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया भी है जिसका मुझे ऑप्शंस नहीं पता था, उसमें मैंने आपको बताया था मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल करेक्ट कोई नहीं बता सकता। तो इतना अच्छा हम आपके लिए मेहनत करते हैं, आप शेयर नहीं करते हो। तो एब्स इक्वेशन की बात करेंगे जिसमें उन्होंने बोला था लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज डिपेंड ऑन 0.61 लेमडा। क्या बोला था? 0.61 लेमडा अपॉन n into sin alpha. That is a formula to calculate the limit of resolution. अब एक इंटरेस्टिंग टर्म्स यहाँ पे आया, उस टर्म्स को भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। द न्यू टर्म इज न्यूमेरिकल अपर्चर। किसी किसी बुक में आप ये टर्म देखे होंगे, न्यूमेरिकल अपर्चर। न्यूमेरिकल अपर्चर, इसको हम शॉर्ट में एन और ए बोलते हैं। एन ए इक्वल टू एन इंटू साइन अल्फा। तो क्या आपका न्यूमेरिकल अपर्चर है? न्यूमेरिकल अपर्चर जो होता है एन इंटू साइन अल्फा होता है। अब हम न्यूमेरिकल अपर्चर को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एंगुलर अपर्चर आपको ऊपर यहाँ पे बताया गया है। अब हम न्यूमेरिकल अपर्चर की बात बोलते हैं, क्योंकि एंगुलर अपर्चर में ये है कि कितने डिग्री का एंगल बना रहा है ऑब्जेक्ट। न्यूमेरिकल अपर्चर में ये है कि कितना मतलब जो लेंस है वो कितने लाइट को कलेक्ट कर रहा है जो स्पेसिमेन से आ रही है। क्योंकि स्पेसिमेन से, देखो आपको याद होगा, स्पेसिमेन आप यहाँ डालते हो, यहाँ पे आप ऑब्जेक्टिव लेंस डाल रहे हो, तो यहाँ से कितनी लाइट अंदर जा रही है ये आपका होता है न्यूमेरिकल अपर्चर पे। तो न्यूमेरिकल अपर्चर की भी डेफिनेशन यहाँ पे लिख लो, द ability of a lens to collect light from the specimen, the object, that is a numerical aperture। ठीक है। अब यहां पे क्या है, जिसका न्यूमेरिकल अपर्चर कम होगा वो उतना ही कम लाइट को कलेक्ट करेगा, जिसका न्यूमेरिकल अपर्चर ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा लाइट को कलेक्ट करेगा। बट अगर हम ध्यान से देखें फार्मूला में, तो यहाँ पे हम एक और फार्मूला लिख सकते हैं, दैट इज 0.61 लेमडा अपॉन एन ए।
यह एक फार्मूला हो गया 0.61 लेमडा अपॉन Na। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि जितना ही कम आपका लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होगा उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, हाइयर रिजॉल्विंग पावर होगा। तो अगर हमें हाई रिजॉल्विंग पावर रखना है, मतलब लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन को कम करना होगा, और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन डिपेंड करता है 0.61 लेमडा अपॉन एन साइन थीटा। मतलब यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक न्यूमेरिकल छोटा सा एप्टीट्यूड के भी बारे में बताऊंगा। अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरह से हो कि लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन को कम करना है, अगर हमें इस वैल्यू को कम करना है तो हमें क्या करना होगा, इस वाले वैल्यू को मिनिमम करना होगा और इस वाले वैल्यू को हमें मैक्सिमम करना होगा, तभी तो जाके ये कम होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू a है और यहाँ पे कोई वैल्यू b है, a और b को डिवाइड कर रहा और वैल्यू हमारा आ रहा है x। हमें बताना है x की मिनिमम वैल्यू, नॉट ज़ीरो। तो अगर मुझे ज़ीरो नहीं करना है तो इस एक को तो हम एक करेंगे मिनिमम, और इसको हम जितना ज़्यादा बढ़ाते चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने इसको 100 किया तो ये हो गया 0.01। अगर यहीं पे हम इसको 100 की जगह 1000 कर दें, अगर हम 100 की जगह 1000 कर दें तो ये आपका हो जाएगा 0.001। देखो जब b की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं तो x की वैल्यू घट रहा है और a की वैल्यू को मिनिमम रखना है। सेम कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन को अगर हमें मिनिमम करना है, क्या करना है, मिनिमम, क्योंकि हमें रिजॉल्विंग पावर मैक्सिमम चाहिए। अगर रिजॉल्विंग पावर मैक्सिमम चाहिए तो हमें क्या है, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन को मिनिमम करना होगा। मिनिमम करना है किसको, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। डेफिनेटली हम लोग अब टेक्निकल की तरफ इंटर कर रहे हैं, तो आप अभी तक जितने भी पॉइंट इसमें ध्यान से सुना है उसको आप ध्यान से रिमेंबर करके रखिएगा, क्योंकि डेफिनेटली अब हम लोग थोड़ा टेक्निकल की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ से थोड़ा टेक्निकल स्टेप्स आएगा, मेमोरी बेस्ड कुछ चीज़ें आएगी। अगर हमें लिमिट मिनिमम करना है तो मिनिमम करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, न्यूमरेटर को हमें एज स्मॉल एज और इसी के साथ हमें डिनोमिनेटर को एज लार्ज एज। ठीक है, अब हम लोग आते हैं न्यूमरेटर पे। अगर हम न्यूमरेटर की कंडीशन में देखें तो न्यूमरेटर हमारे पास है 0.61 लेमडा, 0.61 लेमडा। डेफिनेटली 0.61 जो है वो हमारा क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बचा हमारा लेमडा। तो हम यहाँ पे लेमडा की वैल्यू को बदल सकते हैं। लेमडा की वैल्यू हमारे पास, हम व्हाइट लाइट यूज करते हैं। व्हाइट लाइट में 3 पॉसिबिलिटी है। एक है आपका ब्लू, उसे ब्लू से भी पहले आपका रेड, ब्लू और वायलेट। तो रेड का जो है आपका 400 नैनोमीटर, ब्लू का 450 नैनोमीटर वेवलेंथ होता है, और वायलेट का जो है वो होता है आपका 700 नैनोमीटर। पर हम रेड यूज नहीं करते हैं। डेफिनेटली हम बता दें कि आप अपने माइक्रोस्कोप में रेड लाइट यूज ना करके ब्लू लाइट हम यूज करते हैं। जब वैसे यूज तो हम व्हाइट लाइट करते हैं, बट ब्लू लाइट जो है अगर हम यूज करें तो डेफिनेटली हमारा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम होगा। प्रैक्टिकली, थियोरेटिकली अगर हम रेड लाइट यूज करें तो और कम होगा, क्योंकि रेड लाइट का वेवलेंथ और कम है। तो न्यूमरेटर में बस हम एक ही चीज बदल सकते हैं,
यहीं पे अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में देखो हमारे पास क्या है। डिनोमिनेटर में सबसे पहले आपका है एन ए, जो कि है न्यूमेरिकल अपर्चर, और एन ए में भी, एन ए में भी दो कंपोनेंट हैं, क्योंकि एन ए इज डिपेंड ऑन अ, मतलब एन ए इक्वल टू एन इंटू साइन अल्फा। ठीक है, तो एन ए में भी एक टर्म है एन, जो कि है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमें एन में इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इंक्रीज करना होगा अगर हमें न्यूमेरिकल अपर्चर बढ़ाना है, और न्यूमेरिकल अपर्चर बढ़ाना है तो हमें इंक्रीज करना होगा एन को, करेक्ट। इसी के साथ हमें साइन अल्फा को भी इंक्रीज करना होगा, इसको भी हमें इंक्रीज करना होगा। थोड़ा हम अब टेक्निकल की तरफ जाते हैं, थोड़ी मेमोरी बेस भी बातें कर ले, क्योंकि अभी CSIR थोड़ा मेमोरी बेस पे भी मूव कर रहा है, तो क्यों ना हम थोड़ा मेमोरी बेस बातें कर लेते हैं, जिससे कि शायद अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाए तो हमारे पास आंसर हो। और आंसर क्यों हो? क्योंकि आप इंसानियत प्रोबायोलॉजी से पढ़े हो, तो कुछ तो नया सीखो जो कोई नहीं पढ़ाता। न्यूमेरिकल अपर्चर जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे? एन इंटू साइन अल्फा पे, करेक्ट। एन इंटू साइन अल्फा पे, जहां पे हमने एन की बात करी दैट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इंक्रीज हमें करना होगा एन, तो न्यूमेरिकल अपर्चर इंक्रीज होगा। साइन अल्फा को अगर हम ध्यान से देखें तो दैट इज अ एंगल। अब हमें साइन अल्फा को बदलना है, तो हम साइन अल्फा को बदलने के लिए क्या करते हैं? साइन अल्फा को बदलने के लिए शॉर्टनिंग the distance, shortening the distance between the lens and the object, अब समझ में आया कि हम क्यों उसको माइक्रोस्कोप में, यहाँ पे हमारा अगर लेंस है ऑब्जेक्टिव वाला, और यहाँ पे अगर हमारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्पेसिमेन है, तो हम इस बीच की दूरी को क्यों घटाते बढ़ाते हैं? क्योंकि जितना कम दूरी हम करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा, उतना ही शॉर्टनिंग हो, जितना हम शॉर्ट करेंगे डिस्टेंस लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच में, उतना हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर बनेगा, उतना ही ज़्यादा स्पेसिमेन से लाइट लेंस के अंदर जाएगा, और उतना ही ज़्यादा जब एने जाएगा तो उतना कम हमारा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होगा। जितना कम लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन होगा उतना ही ज़्यादा रिजॉल्विंग पावर होगा। अब याद कर लो कि क्या होता है, 4x पे डिस्टेंस सबसे ज़्यादा, 10x पे उससे कम, 14x पे उससे कम, और 100x पे उससे भी कम होता है। 100x पे हम लोग एक और चीज़ ऐड कर देते हैं जिसे हम इमर्सन ऑयल बोलते हैं। या दूसरा तरीका है, अगर हमें शॉर्टनिंग नहीं करनी है और अगर हमें साइन अल्फा को इंक्रीज करना है, तो हम करते हैं बाय इंक्रीजिंग द diameter ऑफ द लेंस। अब थोड़ा टेक्निकल न्यूमेरिकल पे थोड़ा आते हैं जो कि हमें पता है। इन द केस ऑफ एयर एन इक्वल टू होता है 1। इन द केस ऑफ एयर एन इक्वल टू होता है 1। इन द केस ऑफ नॉर्मल, जो अल्फा है, साइन अल्फा की वैल्यू, या आप अल्फा की बात करोगे, अल्फा जो है 70 डिग्री का एंगल बनाता है। मैं स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहा हूं जो आप लोग यूज करते हो। अगर अल्फा 70 है तो साइन अल्फा 0.94 होगा। भागना मत, न्यूमेरिकल में यहाँ सोल्व कर रहा हो तो भाग मत लेना, मैं कुछ समझाने के लिए ये बातें यहाँ पे डिजिट लेके आया हूँ, तो इसलिए भागना मत, रुके रहो थोड़ा। तो साइन अल्फा जो है आपका, साइन अल्फा की वैल्यू होगी 0.94।
अगर साइन अल्फा की वैल्यू ये है तो न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू आपकी होगी 1 × 0.94 इक्वल टू 0.94। ये हो गया न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू। अगर ये न्यूमेरिकल अपर्चर की वैल्यू है तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन की वैल्यू है 0.61/0.94 इंटू लेम्डा। चलो जब इसको सोल्व हम करेंगे तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो देख लेते हैं क्या आता है, क्योंकि देखो ये इस तरह के न्यूमेरिकल तुम घर पे अगर सोल्व करते हो तो डेफिनेटली तुमको एक जगह फायदा होगा, वो फायदा है एग्जाम में। एग्जाम में तुम घर पे अगर इस तरह के न्यूमेरिकल खुद सोल्व करते हो तो तुम्हें कहीं प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, तुम आराम से एग्जाम में इजीली इस तरह से क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। लेम्डा की वैल्यू डिपेंड करता है कि तुम क्या ले रहे हो। अब यहाँ पे लेम्डा की वैल्यू की बात आ गई है, तो लेम्डा की वैल्यू हमने कहा था इससे थोड़ी देर पहले कि लेम्डा की वैल्यू हम लोग यूज करेंगे ब्लू के लिए, और ब्लू के लिए हमने कहा है 450 नैनोमीटर है। तो मल्टीप्लाई करेंगे 450 तो आपका अप्रॉक्सीमेट 292 आ रहा। मतलब हम क्या कह सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट 300 नैनोमीटर। इस केस में आपका क्या आ रहा है, इस केस में 300 नैनोमीटर आपका ये आ रहा लाइट लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। ठीक है। अब एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट समझो क्या है। जैसे ही आप माइक्रोस्कोप में 100x यूज करने चलते हो, आपके टीचर बोल देता है डोंट यूज विदाउट अ ऑयल, एंड दैट ऑयल कॉल्ड अ इमर्सन ऑयल। अब यहां से आपका आज का कंसेप्ट खत्म होगा और लास्ट सबसे खतरनाक कंसेप्ट कि इमर्सन ऑयल करता क्या है। जब इमर्सन ऑयल हम यूज करते हैं तो इमर्सन ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है। मतलब n का 1 हो, मतलब एयर में 1 था और इमर्सन ऑयल डालने पे 1.5 हो गया। अगर हम 1.5 ले इमर्सन ऑयल और अगर हम एंगल को 70 ही लेते हैं तो देन आपका न्यूमेरिकल अपर्चर जो है वो हो जाएगा 1.5 इंटू 0.94 इक्वल टू 1.4। देखो न्यूमेरिकल अपर्चर को आपने बढ़ा दिया, और न्यूमेरिकल अपर्चर बढ़ाने से होगा क्या, न्यूमेरिकल अपर्चर बढ़ाने से क्या होगा, लेंस के अंदर जो है न्यूमेरिकल अपर्चर बढ़ाने से क्या हो रहा है, लेंस के अंदर लाइट का कलेक्शन ज्यादा हो रहा है जो ऑब्जेक्ट की तरफ से आ रहा है, और वो ऑब्जेक्ट की तरफ से आने से लाइट का कलेक्शन ज्यादा हो रहा है तो आपको इमेज और ज्यादा अच्छे से दिखेगा, और इमेज अच्छे से ज्यादा दिखेगा तो लाइट तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन कम होगा, रिजॉल्विंग पावर अच्छा होगा। आप दो जगहों के दो पॉइंट के बीच में बहुत अच्छा डिस्टिंग्विश कर लोगे। तो अगर आप इमर्सन ऑयल करते तो और अच्छे से आपको दो पॉइंट साफ साफ दिखाई देगा। इस केस में अगर आप लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन निकालते हो तो आपका 0.61/1.4 इंटू लेमडा। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि शायद कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाए। डेफिनेटली हमें कुछ इन्फॉर्मेशन इससे भी मिलेगा। 61 डिवाइडेड बाई 1.4 मीन्स 0.43 इंटू लेमडा। यहाँ पे भी आप 450 यूज करो, 450 दैट इज नियर 196, तो अप्रॉक्सीमेट 200 नैनोमीटर। देखो सिर्फ 0.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलने से कितना ज़्यादा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन आपका चेंज हो गया। तो अब कुछ टेक होम मैसेज में सबसे पहला टेक होम मैसेज क्या है कि जो आपको याद रखना है, क्योंकि अब CSIR थोड़ा बहुत मेमोरी बेस पे भी जा रहा है,
इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने मैग्नीफिकेशन की बात करी थी, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो कि मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन किस पे होता है। तो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है वो भी आपको उसी वीडियो में समझ में आएगा। कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप is usually 1500x। यहां से टेक होम मैसेज एक और, क्योंकि आई पीस हमने कहा था 10 ही होता है, तो अगर आई पीस 10 है तो ऑब्जेक्टिव लेंस कितना होगा? ऑब्जेक्टिव जो होगा वो आपका 150x होगा। 100x पे हम इमर्सन ऑयल यूज करते हैं, मतलब 150x पे भी हम इमर्सन ऑयल यूज करेंगे। ये भी आप टेक होम मैसेज है। दूसरा, इसी कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप का लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन यह जो होता है 0.2 माइक्रोमीटर। याद रखिएगा। अनएडेड ह्यूमन आइज का लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन जो है अनएडेड ह्यूमन आइज, इसका 100 माइक्रोमीटर होता है। इसके अलावा आपको क्या याद रखना है? एक बहुत ही सुंदर सा फार्मूला आपको सिर्फ याद रखना है, और वो याद रखना है रिजॉल्विंग पावर। इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि आज का वीडियो में मेन पार्ट यही था, और बाकी बहुत से हमने छोटे छोटे कंसेप्ट आपको देने की कोशिश किए हैं जो आपको शायद काम आए। शायद काम नहीं, डेफिनेटली आपको काम आएगा ही आएगा। ये होता है रिजॉल्विंग पावर इक्वल टू 1 अपॉन लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इक्वल टू लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। क्या होता है? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन जो होता है वो होता है आपका 0.61 लेमडा अपॉन n साइन अल्फा। तो अब याद रखिएगा कि रिजॉल्विंग पावर क्या होता है? n इंटू साइन अल्फा अपॉन 0.61। आप इस इक्वेशन के साथ जितना मन है आप उतना इंजॉय कर सकते हैं, उतना ही आप इस इक्वेशन के साथ खेल सकते हैं कि हम किसको इंक्रीज करके किसको डिक्रीज कर सकते हैं, किसको डिक्रीज करके किसको इंक्रीज कर सकते हैं, कैसा इंक्रीज होगा कैसा डिक्रीज होगा। इस वीडियो में अभी तक मैंने बताया। अगर इतना किसी ने भी बताया है आपको तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेफिनेटली इतनी क्लियरिटी के साथ किसी ने नहीं बताया जितना मैंने बताने की कोशिश करी है, बट अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज मैंने आपको फुल इन्फॉर्मेशन दिया है। इसके बाद आपको इस तरह के क्वेश्चंस में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे वो CSIR हो, ICMR, DBT हो, गेट हो, नेट हो, कहीं भी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड। जो माइक्रोस्कोप उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हो। PDF आपको संडे को टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल्सो आप इतनी देर तक यहाँ पे बने रहे इसके लिए ऑल्सो थैंक यू। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया था।